लोग ज्वाइन हो जाएगा तो कमेंट करेंगे। सभी लोग ज्वाइन है, अच्छी बात है। आप लोग को ऐसा है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, यानी हिंदी में कहेंगे उसे निगम लेखांकन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, बताएंगे आप लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि ऑडियो वीडियो सारा चीज प्रॉपर होगा। तो आज जो हम लोग है वह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे आपको कंपनी अकाउंटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है, यानी निगम लेखांकन के अंतर्गत आपकी आएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंपनी की क्यों जरूरत पड़ गई। सोल ट्रेड देखा, उसके बाद पार्टनरशिप हम लोगों ने किया, उसके बाद अब कंपनी करेंगे। आवश्यकताएं के अनुसार व्यवसाय के रूप में चेंजेस होते गए। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर यानी एकल व्यापार को देखे थे। इसके बाद हम लोगों ने पार्टनरशिप का अध्ययन किया, साझेदारी को अध्ययन किया। उसके बाद जो अब हम लोग अध्ययन करेंगे वह कंपनी। सबसे पहले कमेंट करके बताएंगे सोल प्रोप्राइटर का जो लायबिलिटी है वह लिमिट होता है या अनलिमिटेड होता है। कमेंट करके बताएंगे आप लोग। सोल प्रोप्राइटरशिप एवं पार्टनरशिप का जो लायबिलिटी है वह अनलिमिटेड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वहीं आपकी अब कंपनी जो हम लोग अध्ययन करेंगे, इसकी जो लायबिलिटी है ऑनर्स का, वह एक लिमिट होती है। यह लिमिट जो है वह कैपिटल तक ही सीमित होती है, ये ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। लिमिट ऑन अनलिमिटेड से कंफ्यूजन नहीं होना है। कंपनी में जो है लायबिलिटी होगा आपको लिमिट होगा, और कंपनी का जो निर्माण होता है वह कंपनी एक्ट के थ्रू होता है। कोई भी व्यवसाय कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होगा तो वह कंपनी कहलाती है। चलिए आगे देखेंगे कंपनी की क्यों आवश्यकता पड़ी, वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटर एवं पार्टनरशिप में जो कैपिटल थी वह लिमिट थी। क्या थी? कैपिटल आपकी लिमिटेड थी। इसमें कुछ ही पर्सन यानी लिमिट पर्सन ही आपको सोल प्रोप्राइटर में अकेले या अपनी फैमिली के साथ में व्यापार करते थे। पार्टनरशिप में आपको 15 मैक्सिमम पार्टनर रख सकते हैं कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। तो इसमें जो कैपिटल थे वह एक लिमिट ही, कैपिटल की बात कर रहा है, जो कैपिटल थे वह लिमिटेड थी। तो इसी कैपिटल की लिमिटेशन को दूर करने के लिए कंपनी की आवश्यकता पड़ी। कंपनी में हम लोग कैपिटल मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार।
और कैपिटल हम लोग किस तरह से रेज करेंगे वो जान लेते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कैपिटल किस तरह से रेज होती है कंपनी में, वो हम लोग देखेंगे। ये आपका कंपनी है और कंपनी को आवश्यकता पड़ेगी अब कैपिटल की, कैपिटल के। और कैपिटल हम लोग किस तरह से रेज कर पाएंगे, कैपिटल कहां से लाएंगे वो देखेंगे। कैपिटल यानी पूंजी। एक तो ओनर फंड, ओनर फंड के द्वारा, जैसे हम लोग ने पार्टनरशिप एवं सोल ट्रेड था उसमें भी ओनरशिप के द्वारा ही कैपिटल बनाते थे, उसी तरह से कंपनी भी है, कंपनी भी कैपिटल हम लोग ओनर फंड के थ्रू एवं बोरो करके कैपिटल बना सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल बनाने की दो तरीके से बन सकता है, एक ऑनर फंड द्वारा और दूसरा बोरो करके यानी ऋण के रूप में प्राप्त करके। ऑनर फंड के अंतर्गत हम लोग ऑनर फंड किस तरह से रेज करेंगे वो देखेंगे। एक तो है कि जो भी पार्टनर्स, सॉरी, जो भी व्यक्ति मिलके कंपनी को जनरेट करेंगे वो एक इशू करेंगे शेयर, शेयर, और इस शेयर को जो पर्सन बाई करते हैं वो कंपनी के ऑनर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड, ऑनर फंड के थ्रू जो हम लोग कैपिटल इंक्रीज करेंगे वो देखते हैं, वो है रिटेन अर्निंग। जो भी कंपनी चलाने के बाद आपको प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट अपने व्यापार में लगा के कंपनी का जो कैपिटल है वो इंक्रीज कर सकते हैं रिटेन अर्निंग के थ्रू। और शेयर तो आप जानते ही होंगे कि शेयर कंपनी में कंपनी के द्वारा इशू की जाती है और इसे व्यक्ति परचेज करते हैं, तो जिससे कैपिटल का निर्माण होता है। और शेयर भी आपको दो टाइप के होते हैं। शेयर कितने प्रकार के होते हैं, मेनली आपको यहाँ से क्लास स्टार्ट होगा। अभी तक हम लोग प्रवचन के रूप में ऊपर वाली सारी चीजें थी। इस स्लाइड में, पिछली स्लाइड में जो लिमिटेशन की बात थी वो ध्यान रखें, कैपिटल का लिमिटेशन, लेबिलिटी जो है, इन सारी चीजों को ध्यान रखना। अब यहाँ से देखेंगे शेयर आपको जो है वह दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और सेकंड जो है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर हिंदी में इक्विटी शेयर को समता अंश कहते हैं, समता अंश। और प्रेफरेंस शेयर को हिंदी में हम लोग पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। चलिए, या ऑनर फंड का टाइप क्या है। ऑनर फंड का टाइप, ऑनर फंड जो है वह जो क्रिएट होगा वो देखेंगे। ऑनर फंड जो आपका है वह किस तरह से हम लोग ऑनर फंड जनरेट कर सकते हैं। एक तो ऑनर फंड जो कंपनी बनाएंगे वो कैपिटल के रूप में लाएंगे, लेकिन कैपिटल आप इन्वेस्ट करेंगे वो शेयर के रूप में इन्वेस्ट करेंगे। एक कंपनी आप बनाए, कुछ पर्सन मिलके जनरेट किए हैं, इसे रजिस्टर किए हैं कंपनी को। इसके बाद आपको कंपनी एक्ट के थ्रू, अभी तो कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है, इसके पहले 1956 आपको कंपनी एक्ट चल रही थी। इसके थ्रू आपको कैपिटल को ऑथोराइज कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, ऑथोराइज कराना पड़ेगा कि आप कितनी कैपिटल के साथ कंपनी खोलना चाहते हैं। मान लीजिए 100 करोड़ के साथ आप खोलना चाहते हैं तो, और इस अमाउंट को ऑथराइज करेगी कंपनी एक्ट 2013 या कोई भी कंपनी एक्ट पीछे वाली हो, उनसे ऑथराइज आपको करना है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में आप कंपनी खोलेंगे तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। और इस अमाउंट को आप ऑथराइज करवाना है कंपनी के थ्रू, और कंपनी जब ऑथराइज करेगी वहीं आपको ऑथराइज कैपिटल कराएगी।
ऑथोराइज कैपिटल कहलाती है। और इस कैपिटल को, जो कैपिटल है, उसे हम लोग शेयर के रूप में डिवाइड करके अमाउंट अरेंज करते हैं। चलिए, यहां तक समझ गए होंगे कि शेयर जो है वह दो प्रकार के, इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लेंगे पहले, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहले बताएंगे, पिछली वाली समझ में आ गई, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस ऑथराइज कैपिटल। अगेन ऑथराइज कैपिटल के बारे में डिटेल में आगे चर्चा करेंगे अनु जी। पहले जो आप जैसे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ पर्सन आपके हैं, एक सेकंड न्यू पेज ले लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। कुछ व्यक्तियों मिलकर आपने क्या किया, एक कंपनी खोलने की विचार की, और कंपनी खोलने से पहले आपको कंपनी का पंजीयन कराना पड़ेगा। इसमें नेसेसरी है कि आपको कंपनी को पंजीयन कराना पड़ेगा। और आप गए कंपनी के अधिनियम के अंतर्गत, कंपनी एक्ट जो है 2013 में, और जो यहाँ आपके जो ऑफिस होगी, कंपनी एक्ट के जो ऑफिसर होंगे, वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत आपकी कैपिटल को ऑथराइज करेंगे। आपने प्रस्ताव दिया, मेमोरेंडम बना के ऑफिस में जमा किए, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, वहाँ आपको आपने अपना प्रस्ताव दिया कि 100 करोड़ का हम कंपनी बनाएंगे। तब इस रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस आपको है, रजिस्ट्रार ऑफिस में, आपको सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल की परमिशन दी जाएगी। ऑथोराइज कैपिटल, आपने 100 करोड़ का प्रस्ताव दिया है, लेकिन आपको हो सकता है रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको 90 करोड़ का ही ऑथराइज कैपिटल इशू किया जा सकता है। तो ऑथराइज कैपिटल है जो कंपनी की मैक्सिमम अमाउंट है, जो कैपिटल है वो कंपनी का मैक्सिमम अमाउंट है। और देख लेते हैं कैपिटल कितने प्रकार के, उसके अंतर्गत ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, कॉल रैप कैपिटल, सारी चीजें आपको आगे है। चलिए तो आगे डिटेल में अध्ययन कर लेंगे ऑथराइज कैपिटल के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलेंगे। अभी बेसिक चीजें थी कि कंपनी किस तरह से क्रिएट करना है, उन सारी चीजों को देखे, और उसके बाद हम लोग जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसके अंतर्गत हम लोग आएंगे। अब जो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत है, यानी निगम कर के अंतर्गत अंश पूंजी निर्गमन के लेखे होते हैं। अंशों का क्या होता है, मूल्यांकन होता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करते हैं, वो चीजें आपको बताई जा रही है। इसमें क्या करते हैं, अंशों का मूल्यांकन करते हैं, कंपनी का एकीकरण करते हैं, कंपनी का समापन करते हैं, और कंपनी के लेखे सम्मिलित होते हैं। इन लेखों को अध्ययन के लिए कंपनी एक्ट 2013 क्या है 2013 के प्रावधानों के महत्वपूर्ण अध्ययन हम लोग करेंगे। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे, एकीकरण, उनका लेखे, अंशों का इशू, जितनी भी सारी एक्टिविटी है कंपनी के, वो हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब आते हैं कि कंपनी किसे कहते हैं, वो देख लेते हैं। कंपनी के बारे में हम लोग देखेंगे कि कंपनी जो है किसी समान उद्देश्य, कार्य या व्यवसाय के लिए करने के लिए एकत्रित हुए व्यक्तियों का समूह को कंपनी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ व्यक्ति एकत्रित होकर विचार किए और एक अपना मेमोरेंडम तैयार किए, तो व्यक्तियों का जो समूह है व्यवसाय करने के लिए एक समान उद्देश्य के लिए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं।
इन तीनों व्यक्ति ने एक मेमोरेंडम चार्ट तैयार किया कि किस तरह से कंपनी चलाना है, कितना ऑथराइज कैपिटल होगा, कॉल्ड अप कैपिटल होगा। इसके बाद इन्हें रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन अनिवार्य है। इसमें ये ध्यान दीजिएगा, पंजीयन जो है वो आपको अनिवार्य है। इधर से होगा पंजीयन में, ये ध्यान रखिएगा। जबकि पार्टनरशिप में आपको क्या थे, ऐच्छिक करवा सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। सोल ट्रेड में ऐच्छिक था, आप करवा सकते हैं और नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, कंपनी लाभ के लिए बनाई गई एक स्वैच्छिक संस्था है। कंपनी क्या है, लाभ के लिए बनाई गई एक स्वैच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। क्या है, शेयर में विभाजित होते हैं। इनकी जो पूंजी कैपिटल है वह शेयर में विभाजित रहती है। इसके बाद आगे देखेंगे, तथा जिसका सममेलन कंपनी अधिनियम द्वारा होता है। इसका जो सममेलन है वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सारी एक्टिविटी क्रियाएं होंगी। अभी जो आपको आज प्रेजेंट टाइम 2013 कंपनी एक्ट चला, इससे पहले 1956 का नियम लागू रहता था। चलिए, इसके सदस्यों का उत्तरदायित्व साधारणतः क्या होता है, लिमिट होती है। ये ध्यान रखिएगा, इनके सदस्य की जो लायबिलिटी है वह लिमिटेड होती है, यानी लिमिट होती है। तथा अस्तित्व अस्थाई होता है। इसका जो अस्तित्व है कंपनी का वह अस्थाई होता है, क्योंकि कंपनी के सदस्य आते जाते रहेंगे, शेयर होल्डर आते जाते रहते हैं, किंतु कंपनियां निरंतर चलते रहती है। इसकी एक सर्व मुद्रा होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी एक सर्व मुद्रा होती है। क्या होती है, इसकी एक अपना एक वैल्यूएशन होती है, एक मुद्रा इनके पास होती है, अपना सर्व मुद्रा होती है, यानी एक इनका कॉमन सील या सिग्नेचर कंपनी का खुद का होता है। तथा कोई भी व्यक्ति कंपनी के ऊपर एवं कंपनी के किसी भी व्यक्ति के ऊपर अभियोग चला सकती है। क्या चला सकती है, अभियोग आप किसी के ऊपर चला सकते हैं। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, इसकी कैपिटल क्या है, वह शेयर में विभाजित होती है। इनकी जो लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर की, वो लिमिटेड होती है। और कंपनी या कंपनी के व्यक्ति कंपनी के ऊपर सेपरेटरी अपना अभियोग चला सकते। किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पे कंपनी खुद अपनी जो शेयर होल्डर है उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति फ्रॉड किए हैं तो उनके ऊपर कंपनी स्वयं अपनी जो कोर्ट है या न्यायालय में अपना केस चला सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति जो पार्टनर्स हैं या शेयर होल्डर हैं उनकी अस्तित्व का कोई वजूद नहीं होता वहां पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंपनी का एक अपना कॉमन सील होती है, इसका एक अलग अस्तित्व होता है, यानी सेपरेट एंटिटी होती है कंपनी का, और जो शेयर होल्डर उनका स्वामी है उनका अलग अलग अस्तित्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नोट कर लिए होंगे तो बताएंगे। नोट होने के बाद आप लोग बताइएगा। पूरा हो क्या है, आपका कमेंट है पूरा होते करना है, क्या समझ में नहीं आया अनु जी? कंपनी की जो लायबिलिटी है और लिमिटेड होती है पार्टनर्स की, यानी शेयर होल्डर का। इसमें हम लोग पार्टनर्स नहीं कहेंगे, शेयर होल्डर कहेंगे। और इसकी अपना कॉमन सील होती है, अपना एक अलग मोहर होती है कंपनी का। चलिए, हो गया तो आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये आपका कंपनी है और ये इसका शेयर होल्डर यानी स्वामी है। क्या है, ये इनका शेयर होल्डर है, स्वामी है। बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे,
इनके इनके बीच का दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। कंपनी के अंतर्गत दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है, जबकि पार्टनरशिप में अंतर्गत दोनों का अस्तित्व सेम ही होता है, अलग सेपरेट एंटिटी इनकी नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है, आपकी भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार जो कंपनी की परिभाषा दी गई उसको देखेंगे। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, निर्मित और पंजीकृत कंपनी या विद्यमान कंपनी से चलिए आगे देखते हैं, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी अधिनियम जैसे इससे पहले अभी 1956 चल रहा था, एट प्रेजेंट है 2030, और इससे पहले भी जितनी कंपनी अधिनियम है, किसी भी भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी से आशय इस अधिनियम यानी जो भारतीय कंपनी अधिनियम इसके अंतर्गत निर्मित हो, पंजीकृत हो या कंपनी अभी विद्यमान हो, विद्यमान कंपनियां से है, विद्यमान कंपनियां से है। और विद्यमान कंपनियों का मतलब हुआ कि किसी ऐसी कंपनी जिसका निर्माण पंजीयन पिछले कंपनी अधिनियम से किसी एक के अधीन हुआ हो। कोई भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं उसका अधिनियम भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ तो वो कंपनी के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी अधिनियम हो या तो अभी एट प्रेजेंट टाइम या पिछली जो भी कंपनियां हैं अधिनियम है उनके अंतर्गत हुआ तो उसे हम लोग कंपनी कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी। सर कंपनी में कितने लोग रह सकते हैं? कंपनी में लोगों की कौन कमियां है? इक्विटी शेयर है वो आपको ऑनर्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद कंपनी बनने के बाद कंपनी का हम लोग क्या कर लिए, क्रिएट करके रजिस्टर कर लिए, पंजीयन कर लिए। पंजीयन करने के बाद अब हमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो कैपिटल के जो है वह अंश यानी शेयर को देखेंगे, शेयर एवं शेयर के प्रकार। कैपिटल हम लोग जो प्राप्त करेंगे वो शेयर के माध्यम से करेंगे। कंपनी का जो कैपिटल है वह शेयर में डिवाइडेड हो रहा है, एक शेयर का अपना फिक्स अमाउंट होता है। चलिए आगे देखते हैं शेयर के बारे में एवं शेयर के प्रकार को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में आप नोट करेंगे कंपनी की पूंजी अनेक इकाइयों में विभक्त रहती है। जो कंपनी का पूंजी है, जो कैपिटल हुआ, अनेक इकाइयों में विभक्त रहती है। प्रत्येक इकाई को अंश कहते हैं। यानी शेयर किसे कहते हैं? कंपनी की जो पूंजी है उस पूंजी को अनेक इकाई में विभक्त किया जाता है और इस इकाई को शेयर कहते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया कैपिटल है और 10 शेयर में आप डिवाइड करते हैं तो एक शेयर का मूल्य जो है वह 10 रुपया होगा। तो कैपिटल की जो इकाई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को नोट करेंगे, अंश का एक अंकित मूल्य होता है। यानी शेयर जो है, शेयर का एक अंकित मूल्य होता है। अंश को इंग्लिश में शेयर कहते हैं। यानी अंश का एक अपना अंकित मूल्य होता है। यानी अंकित मूल्य फेस वैल्यू क्या होगा वो देखें, वो आपको फिक्स रहता है। इसके बाद आगे चलेंगे। जब आप कंपनी क्रिएट करने के लिए रजिस्टर के पास जाएंगे तो उस समय आपको बताना पड़ेगा कि कंपनी का जो अमाउंट है और इस अमाउंट का जो शेयर का फेस वैल्यू है वो आपका कितना है, इन सारी चीजों को बताना है आपको। अंशों को जनता में, यानी अंश को इंग्लिश में बोलेंगे शेयर को जनता में बेचकर कंपनी अपनी पूंजी एकत्रित करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पूंजी अब हम लोग क्रिएट करने लगे। जो आपने डिवाइड किए हैं शेयर के रूप में, और इस शेयर को क्या करते हैं? कंपनी सेल करती है
और इस सेल से जो पूंजी एकत्रित होता है वो कैपिटल को एकत्रित करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अंश के क्रय करने को कंपनी का सदस्य अंशधारी, अंश को क्रय करने वाले कंपनी का सदस्य, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो अंश को क्रय करते हैं यानी शेयर, इंग्लिश में अंश की जगह शेयर ही बोलेंगे हम लोग, शेयर को जो परचेज करेंगे, क्या करेंगे, जो परचेज करेंगे वो क्या हो जाएंगे, कंपनी का सदस्य हो जाएंगे, सदस्य, और ये सदस्य आपकी कंपनी के स्वामी होंगे, ये ध्यान रखिएगा, अंशधारी बन जाते हैं। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ, अंशधारी बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो शेयर होल्डर है, अंशधारी यानी शेयर होल्डर, जो शेयर को परचेज करते हैं उन्हें हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं, ये ध्यान रखें, क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। जो शेयर को परचेज किया यानी जो अंश को परचेज किया उसे अंशधारी, और इंग्लिश में जो शेयर को परचेज करते हैं उसे शेयर होल्डर कहते हैं। दोनों सेम चीजें हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। कि शेयर होल्डर जो है कंपनी के ऋणदाता ना होकर स्वामी समझे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी शेयर आपने परचेज किए हैं तो आप ऋणदाता नहीं होंगे, आप क्या हो जाएंगे, कंपनी के स्वामी माने जाएंगे, ऑनर माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, ऑनर माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि जो शेयर होल्डर जो है यानी जो जिन्होंने शेयर को परचेज किया वो कंपनी का क्या है, स्वामी है, यानी ऑनर्स हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलिए इन सारी पॉइंट में अभी कोई दिक्कत हो तो पूछेंगे आप लोग। नोट करने के बाद बताइएगा, इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा कि कंपनी के जो होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर, वो ऋणदाता यानी क्रेडिटर ना होकर क्या होता है, वो आपके स्वामी ऑनर होते हैं। नोट होने के बाद आप लोग बताइएगा, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए लास्ट 2 पॉइंट अनलिमिटेड है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, नीतीश जी अनलिमिटेड है, कंपनी में जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, ये ध्यान रखिएगा। कंपनी के अंतर्गत जितनी उनकी कैपिटल्स होते हैं, जैसे शेयर होल्डर अभी हम लोग ने समझा, तो शेयर होल्डर जितनी अमाउंट को देके शेयर को परचेज किए हैं उतना तक ही उनका लायबिलिटी रहती है, तो जो दायित्व है वो आपका लिमिट होता है। लास्ट 2 पॉइंट का हम लोग देखेंगे। लास्ट 2 पॉइंट्स है कि अंश करार यानी शेयर्स, क्या है, अंश को इंग्लिश में कहते हैं शेयर, यानी शेयर को परचेज करने वाले को क्या कहते हैं, कंपनी का सदस्य कहते हैं, कंपनी का सदस्य कहते हैं। ये पॉइंट आपको कि जो शेयर को क्रय करने वाले को कंपनी का सदस्य कहते हैं, और इस सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं, अंशधारी कहते हैं, यानी शेयर होल्डर, हिंदी में कहते हैं अंशधारी। यहाँ पे ये जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया इसे छोड़ दीजिएगा, कि अंशधारी कहते हैं। जो शेयर को परचेज किए वो कंपनी के सदस्य हो गए, और जो शेयर को परचेज किए वो कंपनी के सदस्य हो गए, और ये कंपनी का अंशधारी हो जाते हैं, और ये अंशधारी क्या हो जाएंगे, कंपनी का स्वामी कहलाते हैं। जो भी शेयर परचेज करेंगे वो कंपनी का ऑनर्स के रूप में ट्रीट किए जाते हैं, और वो कंपनी का ऑनर होते हैं। चलिए समझ में आ गया हो तो आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे हम लोग। अब आपके सामने कंपनी एक्ट 2013 जो है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब कंपनी एक्ट 1956 की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अब मैक्सिमम चांसेज 99.9% बनेंगे कि आपको कंपनी एक्ट 2013 से ही क्वेश्चन अब आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। पूछ दिया जा सकता है कि कंपनी एक्ट 2013 के पहले कौन सी कंपनी एक्ट चल रही थी, तो कंपनी एक्ट 1956, ये ध्यान रखिएगा खाली। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग।
कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी 2 प्रकार के अंश का निर्गमन कर सकती है। कंपनी कितनी प्रकार के शेयर को इशू कर सकते हैं? टू टाइप ऑफ शेयर्स, 2 प्रकार को शेयर को इशू कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से 2 प्रकार है वो देख लेते हैं। पहला तो है प्रेफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश, और दूसरा है इक्विटी शेयर यानी समता अंश। तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी 2 प्रकार के शेयर का निर्गमन करता है। पहला है प्रेफरेंस शेयर्स और सेकंड है इक्विटी शेयर। हम लोग जो मैक्सिमम जो चैप्टर है वो अध्ययन करेंगे इक्विटी शेयर के बारे में। थोड़ा सा आपको अध्ययन करना रहेगा प्रेफरेंस शेयर, मैक्सिमम जो आपको इक्विटी शेयर है उसी को अध्ययन करना है। तो पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर को कर लेते हैं, छोटा टॉपिक है, इसे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट में जो है कंपनी 2 प्रकार की शेयर को इश्यू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। फर्स्ट है आपका प्रेफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं वो देखेंगे हम लोग। वे अंश यानी वे शेयर जिनको लाभांश पे सर्वप्रथम भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है उसे पूर्वाधिकार या अधिमान अंश कहते हैं। यानी प्रेफरेंस शेयर को हिंदी में पूर्वाधिकार एवं अधिमान अंश भी कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, जो भी आपकी प्रॉफिट है यानी सरप्लस प्रॉफिट जो आपके पास बचेगा उसमें इक्विटी शेयर, जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर से पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यानी पूर्वाधिकार शेयर होल्डर को। पहले प्रेफरेंस शेयर को हम लोग पे करेंगे, उसके बाद ही इक्विटी शेयर के पास जाएंगे। सबसे फर्स्ट जो कंडीशन होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कि आपको बाइंडिंग अप हो रहा है या किसी अन्य परिस्थितियों में आपको शेयर को पे ऑफ करना है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग पे करेंगे, यदि कुछ बचेगा उसके बाद इक्विटी शेयर को हम लोग पे करते हैं। आगे देख लेते हैं। पूर्वाधिकार अंश में प्रारंभ में ही लाभांश की दर निश्चित रहती है। आपको लिखा रहेगा 10% प्रेफरेंस शेयर, इस तरह से आपको लिखा रहेगा। यानी आपको पूर्वाधिकार अंश में प्रारंभ में ही लाभांश की दर फिक्स रहती है यानी निश्चित कर दी जाती है। इस प्रकार के अंश उन व्यक्तियों के लिए लाभदायक है जो अपनी पूंजी की सुरक्षा तथा एक निश्चित आय प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति आपके समाज में होंगे जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर में आपको रेट फिक्स्ड रहेगी, कितना रेट मिलेगा या इतना अमाउंट मिलेगी। तो प्रेफरेंस शेयर में जो आपको है वह रिस्क कम होती है और सर्टेन अमाउंट लाभांश में से आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि कंपनी समापन पर इन अंशों को धारकों को पहले ही वापस कर दिया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि आपको इक्विटी शेयर से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना रहता है। चलिए सारी चीजों को देख लिए होंगे और इन पॉइंटों में कोई परेशानी हो तो कमेंट करके पहले पूछेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर क्या है? ये एक लिमिटेड यानी फिक्स रेट अमाउंट से आपको अर्निंग देते हैं। इसमें जो रिस्क है वो इक्विटी शेयर से कम रहता है। रिस्क है लेकिन इक्विटी शेयर से कम रहता है, क्योंकि इक्विटी शेयर को सबसे लास्ट में आपको पे करना पड़ता है और इक्विटी शेयर से पहले समता यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद कोई भी अमाउंट नहीं बचेगा लाभांश में से, तो इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग कोई भी अमाउंट नहीं देते हैं। नोट हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर के प्रकार हैं कि प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के हैं, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। कितने टाइप से हम लोग प्रेफरेंस शेयर को इशू करते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। और टाइप्स के जो मेन पॉइंट है वो अब याद रखेंगे आपको ऑब्जेक्टिव में।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लिए हैं तो प्रेफरेंस शेयर के हम लोग अब प्रकार को देखेंगे। इन्हें मुख्यतः दो प्रकार के पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर जो है उनके पास जो आपके अधिकार हैं वो क्या क्या है, वो आप नोट कर लेंगे कि जो पूर्वाधिकार है उनके पास दो पूर्व अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला तो है इन्हें कि लाभांश पाने का अधिकार होता है, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें इनका अधिकार होगा। सेकंड, आपको कंपनी के समापन पर पूंजी पाने का अधिकार होता है। कंपनी बाइंडिंग अप होगी तो इनकी पूंजी वापस का अधिकार होता है। ये दो अधिकार आपको समझाने के टाइम में बता दिए थे, ऐसे नोट करना है तो नोट कर सकते हैं कि लाभांश पाने का इनके पास अधिकार होता है, और सेकंड जो अधिकार है वह कंपनी समापन पर पूंजी पाने का अधिकार होता है। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनके पास ये अधिकार नहीं होते हैं कि पूंजी वापस पाया जा सकता है या नहीं, वो रिस्की है। इसके बाद जो आपके एग्जाम में एक तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि ऑनर ऑफ कंपनी कौन होंगे, तो यदि आपको ऑप्शन में शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर मारेंगे, या शेयर होल्डर ना दे के आपको ऑप्शन ए में इक्विटी शेयर, ऑप्शन बी में प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, और सी में पार्टनर्स और डी में नन ऑफ डी, तो आप बताएंगे सबसे पहले कि ऑनर्स ऑफ कंपनी जो होंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे। इक्विटी शेयर होल्डर रहेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर मारेंगे, प्रेफरेंस शेयर का होल्डर नहीं मारेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो सही ऑप्शन होगा वो कंपनी का जो ऑनर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर होता है, यानी इक्विटी शेयर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इक्विटी शेयर होल्डर इसे करेंगे। चलिए इन सारी चीजों को समझ गए होंगे। कंपनी का ऑनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रेफरेंस शेयर का टाइप का हम लोग देख लेते हैं। तो टाइप पहले नोट कर लेंगे। पहला है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड आपको नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड आपको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और 5 नंबर का कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 6 नंबर का जो प्रेफरेंस शेयर है वह है नॉन कन्वर्टेबल, और 7 रिडीमेबल, और 8 ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहले ध्यान रखेंगे, एक को याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तो नोट करेंगे उसके बाद बताएंगे। इसके बाद आगे हम इसे थोड़ा गैप करके यहाँ पे एक पॉइंट एक नोट करेंगे तो बीच में गैप दे देंगे, या तो फिर एक से ही स्टार्ट कर लेंगे, आप लोग जैसा सुविधा हो। जो मेन बेसिक चीजें हैं इससे जो क्वेश्चन आपको आएंगे उस पॉइंट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, पार्टिसिपेटिंग और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है। इन नोट करने के बाद आप कमेंट करेंगे, उसके बाद इसकी हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले नोट कर लेंगे 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया है, अच्छी बात है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में आपको है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इसके पास जो अधिकार होते हैं वो हम लोग देखेंगे। इसके पास जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो राइट्स इसके पास क्या क्या होते हैं। जो राइट्स हैं वो इनके पास फिक्स रेट क्या है, फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, निश्चित अनुपात में से डिविडेंड यानी लाभांश प्राप्त होगा। नोट करेंगे कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स रेट के साथ आपको डिविडेंड प्राप्त होता है, और कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं इनमें यानी फिक्स रेट से क्या है डिविडेंड मिलेगा, या कोई भी एरिया रह गया डिविडेंड देने में, एरिया रह गया यानी बकाया रह गया डिविडेंड, एरियर क्या है डिविडेंड, डिविडेंड क्या है एरियर है, तो ये जो एरियर डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर
प्राप्त होगा। क्या होगा? नेक्स्ट ईयर इसमें जो एरिया रहेगा कॉम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर के अंतर्गत आप जानेंगे कि कॉम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर हो रहा है, एक फिक्स रेट अमाउंट निश्चित होती है इसके अंतर्गत। इसमें आपकी जो एरियर है, एरियर जो है RIGHT, चलिए देखिए इधर आपको सबसे पहले कॉम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर होल्डर में जो रेट है वो आपको फिक्स है। जैसे ही आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रीफरेंस शेयर में आपको स्टार्टिंग में रेट लिखा रहेगा 10% प्रीफरेंस शेयर, 9% प्रीफरेंस शेयर। उसी में जो प्रीफरेंस शेयर के प्रकार है उसमें कॉम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर का हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कॉम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर के अंतर्गत जो अमाउंट है वो आपको डिविडेंड का अमाउंट फिक्स रेट रहेगा, ये ध्यान रहेगा। फिक्स रेट या इसमें आपको जो डिविडेंड है वो भी फिक्स रहेगा, एक फिक्स अमाउंट के रूप में। लास्ट ईयर आपका कोई एरियर है तो नेक्स्ट ईयर आपको एरियर प्राप्त हो जाएगा। इसमें ये कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर में सुविधा है कि एट प्रेजेंट ईयर में आपको प्रॉफिट इतना नहीं हो पाया है कि आपको डिविडेंड है वो दिया जाए, तो इस साल जो रिमेनिंग आपको बच जाएगा, कोई भी बकाया रहेगा डिविडेंड, तो वो नेक्स्ट ईयर अगले साल आपकी प्रॉफिट होगी उसमें दिया जाएगा। मैक्सिमम 2 साल तक का जो आपको डिविडेंड है उसे ही दिया जाएगा। 2 साल से अधिक हो जाएगा तो वो आपको डिविडेंड प्राप्त नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है परचेज करेंगे उनका जो अधिकार होता है वो वोटिंग देने का अधिकार होता है। जनरल मीटिंग है उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनके पास क्या है? वोटिंग का अधिकार होगा, ये जनरल मीटिंग में जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर की कौन कौन सी पॉइंट थे। इसकी जो रेट है वो फिक्स डिविडेंड मिलेगी। कोई भी एरियर, मेन पॉइंट यहाँ पे है कि कोई भी एरियर रहेगा तो नेक्स्ट ईयर आपको वो एरियर मिल जाएगा। और कितने ईयर तक का एरियर मिल सकता है? वो लास्ट 2 इयर्स का जो एरियर होगा वही मिल जाएगा। ये नहीं कि 10 साल से आपकी कंपनी का जो ग्रोथ है वो नीचे की ओर आ रही है और आप 10 साल का डिविडेंड चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 2 साल का एरियर को ही दे पाते हैं, ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। चलिए चीजों को समझ गए हैं कि कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर की क्या क्या कंडीशन होते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का अधिकार होता है, इनके पास जो अधिकार होता है वो फिक्स्ड अमाउंट क्या रहता है? फिक्स्ड अमाउंट। आपको एक फिक्स अमाउंट रहेगा कि ईयरली इतना फिक्स अमाउंट इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे प्राप्त होगा, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपको मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। इसमें जो एरिया रहेगी आपको भविष्य में आगे नहीं मिलेगी। कोई भी एरियर आपको है वो इन फ्यूचर प्राप्त नहीं होगी, ये ध्यान दीजिएगा, प्राप्त नहीं होगी। क्या होगी? जो भी नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कोई परचेज करते हैं आपकी जो कंपनी से, कोई आपने अगर नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर परचेज किया तो आपका जो एरिया रहेगा, बकाया रहेगा डिविडेंड, वो नेक्स्ट ईयर आपको प्राप्त नहीं होगा, ये ध्यान रखेगा। इनको भी वोटिंग का अधिकार है। क्या है? वोटिंग का अधिकार। नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास भी वोटिंग का अधिकार होता है। एवरी रेजोल्यूशन जो है वो मीटिंग में ये जा सकते हैं, ये ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट 3rd नंबर का पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देखेंगे। चलिए उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या था? फिक्स अमाउंट है, जबकि कॉम्युलेटिव में क्या था? फिक्स रेट था और यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एरिया जो है नॉन कॉम्युलेटिव में एरिया आगे भविष्य में आपको नहीं मिलेगा। कोई भी एरिया रहेगा तो आप उसे भूल जाइए, आपको एरियर प्राप्त होने वाला नहीं है।
वोटिंग का अधिकार इनके पास भी होता है। इसके बाद थर्ड नंबर का हम लोग देखेंगे पार्टिसिपेटिंग। थर्ड नंबर का पॉइंट जो है वो आपको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग देखेंगे। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर में है, इसमें जो है नॉट ओनली, इसके अंतर्गत जो है कि आपके पास जो रेट है वो तो रहेगा, इसके अलावा भी आपको सरप्लस में अमाउंट आएगा तो आपको मिलेगा। नॉट ओनली फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, ये ध्यान रखिएगा। पार्टिसिपेटिंग में है कि आपको अधिकार है राइट टू सरप्लस प्रॉफिट। इसमें आपको पार्टिसिपेटिंग में बोल दिया कि 60% रेट के बाद भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। पार्टिसिपेटिंग के अंतर्गत जो है कि रेट के अलावे भी आपको सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नॉन पार्टिसिपेटिंग देखेंगे। नॉन पार्टिसिपेटिंग के अंतर्गत जो है आपको नॉन पार्टिसिपेटिंग में जो है फिक्स रेट आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक फिक्स ही रेट मिलेंगे एवरी ईयर, ये ध्यान रखेंगे। पार्टिसिपेटिंग अगेंस्ट, पार्टिसिपेटिंग के अंतर्गत है कि आपको पास फिक्स रेट भी मिलेगा, जो अमाउंट है कि 7% अमाउंट मिलेगा। इसके बाद सरप्लस अमाउंट रहेगा तो एक कंडीशन के अनुसार से सरप्लस प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। मान लीजिए 60% रेट है, रेट के बाद भी आपके पास प्रॉफिट है तो उसमें से एक निश्चित अमाउंट आपको मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग के अंतर्गत हम लोग देखते हैं फिक्स्ड रेट क्या रहता है। इसमें फिक्स्ड फिक्स रेट पेड, सर इसको अलग से लिखवा दीजिए क्या क्या मिलेगा। चलिए पहले देख लेते हैं, कुछ नहीं है। सबसे पहला अच्छा पहले हम लोग नॉन पार्टिसिपेटिंग देखते हैं। इसमें जो है फिक्स रेट है वो एवरी ईयर आपको पेड किया जाएगा। क्या है? एवरी ईयर्स पेड किया जाएगा। लिखना है तो हम लोग उसे लिखवा देंगे, पीपीटी में आपको उपलब्ध करवा देंगे। पहले इसे आज समझ लीजिए, उसके बाद पीपीटी में उपलब्ध कराएंगे क्या क्या मिलेगी क्या क्या नहीं मिलेगी। ऐसे शॉर्ट नोट के रूप में साइड में लिखना है रिवीजन टाइप के लिए, तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वह कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल जो आपका प्रेफरेंस शेयर है इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर परचेज किए हैं तो इसे आप कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कंपनी चाहेगी कि पे करना है शेयर होल्डर को, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना है और उनके पास अमाउंट नहीं है, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी है उसे कन्वर्ट करके ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसे? इक्विटी शेयर में। जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल के अंतर्गत हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सारे कंडीशन आपको, सर डिविडेंड को कन्वर्ट कर देंगे। डिविडेंड को क्यों कन्वर्ट कर देंगे? डिविडेंड जो प्रॉफिट में से एक फिक्स अमाउंट मिलेगा उसे डिविडेंड कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। डिविडेंड को कन्वर्ट करेंगे, डिविडेंड को कुछ नहीं कन्वर्ट करना है। शेयर प्रेफरेंस शेयर आपने जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, मान लीजिए कि ये एक बंदा है, ये आपके पर्सन है, वो ABC कंपनी है, कंपनी लिमिटेड है, इनमें से इन्होंने एक क्या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं।
अब कंपनी की सिचुएशन खराब है और इस समय ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना है, तो कंपनी के पास अमाउंट नहीं है, तो ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये कन्वर्ट करके क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर बना देंगे। क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर बना देंगे। जैसे ही इक्विटी शेयर बनेंगे, इन्हें एक कुछ नहीं पे अमाउंट तो पे नहीं करना पड़ेगा, एक पेपर लेंगे उस पर लिख के इन्हें दे देंगे कि आपका जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इसे हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी जो प्रॉफिट होगा उसमें से आपको अमाउंट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मैक्सिमम जो चांसेस है इंडिया में वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम आपको हाँ वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू होते हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, द कंपनी विल रीपे आफ्टर द फिक्स पीरियड। क्या कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, एक फिक्स पीरियड में इसे क्या करेंगे, पे कर देंगे, यानी एक लोन की तरह है। ये जो शेयर्स हैं वो एक निश्चित अवधि के बाद आपको क्या हो जाएंगे, पे हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया में मैक्सिमम टाइप ऑफ कैटेगरी है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रिडीमेबल मतलब इसे रिडीम कर सकते हैं, एक निश्चित अवधि, जितनी अवधि का आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं उस अवधि के पूरे होने पे इसे रिडीम कर दिया जाता है, यानी इसे जो आपको पास पेपर मिलेगा वो कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा और इसका अमाउंट आपको पे ऑफ कर दी जाएगी। और ये नहीं कि इसमें रिडीमेबल है तो रेट ऑफ परसेंटेज सारा चीज सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा कंडीशन है वो हम आपको बता रहे हैं कि एक फिक्स पीरियड के बाद इसे पे ऑफ कर दी जाती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट आपको इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो इरिडीमेबल इसका जस्ट ऑपोजिट कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को हम लोग क्या कहते हैं, रिडीम नहीं करते हैं। चलिए अब आप लोग पूछेंगे और आपको रहा कि सारी चीज को नोट्स बना देना है, तो पीपीटी में वो उपलब्ध हम आपको करा देंगे सारा पॉइंट को। ऐसा कुछ है नहीं, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या था कि एक फिक्स रेट है, फिक्स रेट से क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। राइट टू, इसके पास राइट है एक फिक्स अमाउंट पाने का। कोई भी एरियर है यानी जो उधार इनके पास रह जाएगा, मान लीजिए कंपनी के पास कम प्रॉफिट हुआ है तो ये तो पे नहीं कर पाएंगे डिविडेंड, तो इनका डिविडेंड नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। कितने साल का एरियर, मैक्सिमम 2 साल तक का एरियर ये दे पाते हैं। सर 6 नंबर समझा दीजिए, 6 नंबर। चलिए, नॉन कन्वर्टेबल आपको है कि जो आपने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर खरीद लिया, मान लीजिए कि एक बंदा उन्होंने कंपनी में जा गए और एक नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर खरीदे। इनका जो सारा कंडीशन है जैसे रेट फिक्स, कितना अमाउंट मिलेगा, ये सारी चीज इन्हें मिलते रहेगी, ये जान लीजिएगा। यदि आपका कंपनी चाहेगी कि इसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाए या आप चाहते हैं कि इसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लेना है, तो ये नहीं हो पाएगा। आपने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर खरीदे हैं तो आप नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही बन के रहेंगे। आपने को चाहने के बाद भी, यानी आपको चाहने के बाद भी कि आप इक्विटी शेयर होल्डर बन जाए तो वो संभव नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर बनने पे आप क्या हो जाएंगे, कंपनी का मालिक हो जाए। तो मैक्सिमम जो पर्सन है वो चाहेंगे कि ऑनर हो जाए। जब इक्विटी शेयर नहीं प्राप्त होते तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर खरीदते हैं। पहले रिस्क के अनुसार कोई भी व्यक्ति रिस्क लेना चाहते हैं तो वो इक्विटी शेयर परचेज करते हैं, जिनके पास रिस्क कवर करने की क्षमता कम है वो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, तो 6 नंबर को समझ गए कि आप यदि प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं, क्या प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं नॉन कन्वर्टेबल, तो आप इसे कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में नहीं जा सकते। ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि आप नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर परचेज किए हैं तो हमेशा आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही रह जाएंगे। चलिए, और 8 नंबर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो एक फिक्स्ड
पीरियड में आप चाहेंगे कि इसे हम लोग क्या कर लें, पे ऑफ कर लें कि आपकी पीरियड पूरी हो गए तो पे ऑफ कर लेंगे। तो ये इरिडीमेबल, इसे हम लोग पे ऑफ फिक्स अमाउंट, फिक्स पीरियड के बाद इसे पे ऑफ नहीं कर पाते हैं। इसकी जो रेट है वो आपको जो प्रॉफिट लाभांश हो गए यानी डिविडेंड कहेंगे, प्रॉफिट नहीं कहेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के हम लोग डिविडेंड्स का प्रयोग करते हैं, डिविडेंड जो है वो मिलता रहेगा। आप चाहेंगे कि अब हम इस शेयर को कंपनी को रिटर्न करके अमाउंट प्राप्त कर लें तो आपको अमाउंट नहीं प्राप्त होगा। चलिए, और किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत तो बताएंगे। सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछने के चांसेज बनते हैं, इस टॉपिक में से आपको पूछ दिया जाएगा कि कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो इसका एरियर अगले ईयर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सर रिडीम का क्या मीनिंग? रिडीम माने पे ऑफ करना, रिडीम करना किसी चीज को आप पे करके उसे, जो शेयर्स हैं आपने शेयर खरीदे हैं तो उसे रिटर्न कर लेते हैं, उसके बाद जो अमाउंट मिल जाएगा वो रिडीम हो गया। चलिए नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विटी शेयर पे आएंगे, इक्विटी शेयर्स की जनरल एंट्री देखेंगे, इन सारी चीज़ों को अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे रखेंगे। और किसी को कोई डाउट? सर क्या लिखे हैं? कल क्लास तो होगी, MWF में क्लास है आपकी। जो क्लास है वो MWF में क्लास है। ये वेडनेसडे को टेक्निकल इशू इंटरनेट का जो पोजीशन था वो इस एरिया में गलत थी, इसके कारण कल क्लास नहीं हो पाया था। तो कल का क्लास होगा, MWF में क्लास है तो हम लोग MWF में क्लासिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपको अध्ययन करें तो कल। मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि आपको डेली क्लास करा दिया जाए, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे आ जाते हैं, टेक्निकल इशू को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं या इंटरनेट का दिक्कत हो जाता है। तो चलिए कल क्लास रहेगी, हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे और रिवीजन करते रहिए। ओहो, चलिए एक सेकेंड, आप लोग एग्जिस्ट नहीं हुए तो कुछ क्वेश्चन थे वो हम लोग अब देख लेते हैं। आपके लिए पिछली क्लास की जो क्वेश्चन थी उसमें कुछ, चलिए सभी लोग प्रेजेंट हैं तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमें ध्यान नहीं रहा। ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ गलतियां थी और आंसर भी आपको वैरी कर रहे थे और हमने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि क्लास उस दिन भी लेट चालू हुई थी। चलिए देख लेते हैं चीजों को। ये क्वेश्चन आपके सामने था, सरदारी भंग जब की जाती है तो ख्याति खाते को बंद किया जाता है, यानी गुडविल जो अकाउंट है, गुडविल अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करने की बात की गई। यहाँ पे देखिएगा ये सरदारी के जगह फर्म का डिजोल्यूशन की बात कर रहा था, तो फर्म विघटन यहाँ पे लिखेंगे। सरदारी के जगह पे हम लोग जब फर्म, फर्म जब भंग होगा ये कर लेंगे। इंग्लिश में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्म इज डिजॉल्व। तो फर्म जब हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो कौन सा अकाउंट बनाते हैं? आपको पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन। अब गुडविल हम लोग के पास क्रिएट होता है तो गुडविल, गुडविल को क्या कहते हैं? डेबिट कहते हैं। तो ये तो ऑलरेडी डेबिट हुआ है, लेकिन अब इसे हम लोग क्या करना है, खाता की बात कर रहा है। जो गुडविल जो अकाउंट है इसे ही हम लोग को बंद करना है। तो ये डेबिट है तो इसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? गुडविल टू गुडविल अकाउंट, ये क्रेडिट होगा। और जब क्लोजिंग यानी फर्म का जब भंग होगा यानी डिजोल्यूशन होगा तो रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट में इसे हम लोग डेबिट कर लेंगे। तो जो आपको है कि स्थानांतरण कहाँ करेंगे, तो एक तो गुडविल अकाउंट तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो स्थानांतरण करेंगे यानी जो गुडविल का अमाउंट है जो डेबिट था उसे कहाँ हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो डी द राइट आंसर होगा। पिछली क्लास में इसका आंसर हम लोगों ने ए बना के चल गया था।
जो कि गलत है। आपको रियलाइजेशन अकाउंट गुडविल का जो अमाउंट है, फर्म जब डिजॉल्व होगी तो जितनी भी एसेट्स हैं उसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसे सेटल ऑफ भी कर लेते हैं लायबिलिटी एवं एसेट्स को। तो इन चीजों को समझ गए होंगे। टाइपिंग मिस्टेक के कारण। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि अगले दिन करेंगे, टाइम हो गया। चलिए नहीं देख लेते हैं क्वेश्चन, कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 12, 13 है, ये गुडविल से ही रिलेटेड है, इसे भी हम लोग अभी कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन तक पिछली क्लास में हम लोग किए थे। क्या मैसेज आया है? ए इज द गलत आंसर होगा नीतीश जी, वो ध्यान दीजिएगा। पिछली क्लास में थोड़ा ध्यान नहीं दिए थे और जो टाइपिंग मिस्टेक के कारण कुछ दिन लग भी रहा था मुझे, लेकिन ध्यान नहीं दे पाए। चलिए आगे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सेम ही है। क्वेश्चन आपको है ऑन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म के विघटन की बात करें। यहाँ पे देखिएगा, एक फर्म के विघटन पे यदि ख्याति की राशि को चिट्ठे में शामिल नहीं किया जाता है तो आपको बताना है कि एक फर्म है। पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर, हाँ पिछले वाली क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 किए थे पिछली क्लास में, यानी आपको शायद मंडे की क्लास होगी। नहीं मंडे को नहीं, हाँ मंडे को ही क्लास होगी, क्योंकि वेडनेसडे को तो हो नहीं पाए थे। उसी का आंसर था। यहाँ पे देखेंगे, एक फर्म का विघटन हो रहा और ख्याति की राशि को चिट्ठे में शामिल नहीं किया जाता है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, आपको बताना है कि कैलकुलेट करेंगे, बी कैलकुलेट नहीं करेंगे, सी कैलकुलेट की जाती है यानी गणना की जाती है और वसूली खाते में जमा की जाती है, और ऑप्शन डी कैलकुलेट एंड डायरेक्टली क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, गणना की जाती है और सरदारों के पूंजी खाते में जमा की जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। आपको क्वेश्चन में बताया गया कि फर्म का विघटन हो रहा है और इस फर्म के विघटन के समय हमने पाया कि गुडविल का जो है वो वैल्यूएशन हम लोगों ने नहीं किया है। तो क्या ऑप्शन में पूछा है, क्या आपको गणना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या गणना करके रियलाइजेशन अकाउंट में डालना चाहिए, या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालना चाहिए। तो आप लोग बताएंगे कि क्या गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप लोग बताएंगे। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि फर्म का विघटन होने पे गुडविल का कैलकुलेशन किया जाना चाहिए या नहीं। चलिए इसका आंसर हम ही बता देते हैं, आपका कमेंट नहीं आ रहा। सबसे पहले तो ध्यान देंगे, नहीं, चलिए सही आंसर आ गया कि कैलकुलेट हम लोग नहीं करेंगे। कैलकुलेट हम लोग गुडविल को कैलकुलेट कब करेंगे, जब कोई भी व्यक्ति आएंगे तो हम लोग ये जान पाएंगे कि जो फर्म की जो एसेट्स है उससे अधिक जो फर्म का वैल्यू है वो, उन दोनों का अंतर गुडविल होता है। इस गुडविल को कैलकुलेट करने पे कोई पार्टनर एक्स्ट्रा रहा है तो उस अमाउंट को ओल्ड पार्टनर ले लेते हैं, किंतु सभी पार्टनर्स जब फर्म विघटन होगा तो सभी पार्टनर ओल्ड ही होंगे, तो कैलकुलेट नहीं करने पे भी डायरेक्टली ये जो गुडविल अमाउंट है उनके अकाउंट में चले जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि एसेट्स का वैल्यू बढ़ा रहेगा तो जो प्रॉफिट होगा एसेट पे डायरेक्टली उनके कैपिटल में ही जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। चलिए इसे समझ पाए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि जो गुडविल का अमाउंट है और इसे राइट अप करना, तो पिछली क्वेश्चन थी, और यहाँ पे आपको बोला गया कि गुडविल का जो राशि है वो बैलेंस शीट में सम्मिलित नहीं है, तो हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, करने की कोई आवश्यकता है। कैलकुलेट करके क्या करना, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली वो रियलाइजेशन अकाउंट में आ ही जाएगी। तो आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। चलिए तो क्लास यहीं पे समाप्त रखेंगे। नेक्स्ट जब क्वेश्चन सेशन हम लोग करेंगे वो 14 से स्टार्ट कर लेंगे। 30 क्वेश्चन के आसपास आपको डिजोल्यूशन से थे, क्लास लेट होने के कारण हम करा नहीं पाए थे।
तो क्लास हम लोग समाप्त कर लेते हैं। चलिए।